साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूगोल बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र के इस सीरीज में, जहां पे हम लोग लेक्चर सेकंड लेकर हाजिर हुए हैं। और आज बीपीएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए भूगोल से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि उनका भी भला हो सके। और चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन को, जो आपको दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर भी दिया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत पाया जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा सी, अरुणाचल प्रदेश। और हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ पे क्वेश्चन है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। अनामलाई, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो देखिए, कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ हैं इसको बोलते हैं कार्डमम, यानी इलायची की पहाड़ियाँ। आप इसको कार्डमम की पहाड़ियाँ बोल सकते हैं या इलायची की पहाड़ियाँ बोल सकते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। इसके तथ्य के बारे में बात कर ली जाए तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यानी पश्चिमी जो घाट है, यानी भारत से ये जो पश्चिम में जो ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये हिमालय के बाद दूसरा नंबर की सबसे बड़ी पहाड़ियाँ हैं। इसकी लंबाई करीब 1500 के आसपास, कहीं कहीं 1600 भी देखने को मिल सकता है के आसपास होती हैं। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ एक स्थलीकृत गांठ है। गांठ का मतलब कि यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको गांठ बोला गया है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है, जो अनामलाई पहाड़ी पर्वत पर यानी पाई जाती है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अनामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं, जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। आपका ऑप्शन दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पूछा कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। तो सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का, वो आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है, तो ये आपका ऑप्शन बी ऐसे कट गया। फिर राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े जो राज्य हैं, ये सबसे पहले आता है राजस्थान। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 किलोमीटर है। वहीं पे मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिहार। यानी भारत में जनसंख्या के अनुसार जो है तीसरा, और वही क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो 12वां जो राज्य है यह बिहार है। इसके तथ्य के बारे में बात की जाए तो बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जब तेलंगाना का जब निर्माण हुआ तो इस तरह से जो रैंकिंग में आता था क्षेत्रफल की दृष्टि से, वह बिहार 14 पे पहुंच गया था। लेकिन 14 नहीं, 13 पे पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसको यूटी का दर्जा दे दिएगा, तो फिर जो बिहार है वो 12वें स्थान पर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है या कहाँ पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है दक्षिण भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, द्रविड़ प्रजाति पूछा है तो ये द्रविड़ प्रजाति अक्सर दक्षिण भारत की प्रजाति है। दक्षिण भारत में ये प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द्रविड़ प्रजाति मुख्यतः रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकरित है या भारत के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और
तुलु प्रमुख है। द्रविड़ प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं, लेकिन आपका अधिकतर भाग ये दक्षिण जो है भारत में ही पाए जाते हैं इन लोगों का प्रजाति का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे किसी भी प्रकार की जनजाति का जो है गणना नहीं हो पाई है अभी तक, यानी वहाँ पे देखने को कोई भी जनजाति नहीं मिली है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपके कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पांडुचेरी, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, महाराष्ट्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर का जो भील जाति है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसके तथ्य के। तो ध्यान रखिएगा कि भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित मतलब इसको लेकर कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भील जाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर गुजरात होगा। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया है भील गुजरात, ये आपका ये तो सही है। फिर कोटा तमिलनाडु, ये भी आपका सही है। टोडा केरल, ये गलत है, टोडा केरल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात में जो है जो भील जाति है ये गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती हैं। गद्दी जाति जो है ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। वहीं पे आपका जो कोटा है तमिलनाडु में पाई जाती है और टोडा भी आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। चलिए हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवप्रयाग। यानी अलकनंदा और भागीरथी दोनों जो नदियाँ हैं ये देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और यहीं पर आपका कह सकते हैं कि गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट को इसके जो तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। तो यरलुंग जांगबो जो नदी है एक बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी भारत में यरलुंग जांगबो या जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश आप पहुंचिएगा तो यहाँ पे इसका नाम दिहांग के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? यहाँ पे दिया है बागमती, घाघरा, गंडक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी तेल नदी इन नदियों में से किसी की एक सहायक नदी नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों की बारे में बात किया जाए, शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईब, मांड आदि हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ऑप्शन सी है लूनी, नर्मदा तथा तापी। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा कि बंगाल में गिरने वाली नदियों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी तो ऐसे कट गया क्योंकि लूनी, नर्मदा और तापी, हाँ ये ऐसे कट गया क्योंकि नर्मदा, तापी, लूनी ये जो नदियाँ हैं ये भारत के जो हम कह सकते हैं ये अरब सागर में गिरती हैं, यानी इधर की तरफ बहती हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली इधर गिरने वाली नदी पूछा है। तो यहाँ पे आपका गंगा भी हो जाएगा क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी तीनों ये भारत के जो पश्चिमी घाट है, आपका पूर्वी घाट है, यानी कह सकते हैं बंगाल की जो खाड़ी है उसमें गिरती हैं। महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरह से आपका ऑप्शन ई नहीं, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। चलिए बात करते हैं इसके हम तथ्य के बारे में। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पिन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है गंगा नदी के किनारे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरकाशी, क्योंकि जो फतेहपुर सिकरी है और जो भागलपुर है ये दोनों जो है गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, लेकिन उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे पर बसा नहीं है। यानी गंगा नदी की प्रमुख या प्रधान जो शाखा है भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा के संगम को गंगा कहा जाता है। इस तरह से उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से है। कहने का मतलब कि जो उत्तरकाशी है वह उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर है, न कि गंगा के तट पर, क्योंकि भागीरथी नदी उत्तरकाशी से होते हुए जब नीचे की तरफ और आती है तो देवप्रयाग में जब वो मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, तब गंगा का निर्माण होता है। ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। मुंबई, दिल्ली, लेह। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेह, क्योंकि लेह में बहुत कम वर्षा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लेह। इसके तथ्य की बात करी जाए तो भारत में लेह सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए अमृतसर और शिमला दोनों जो है लगभग इनकी अक्षांश का जो मान है या जो अक्षांश रेखा है वो लगभग सेम है, परंतु फिर भी इनकी जलवायु में भिन्नता होने का कारण क्या है। ऑप्शन दिया है कि उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण, उनकी समुद्र से दूरी, या शिमला में बर्फबारी के कारण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा ऊंचाई में भिन्नता के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे जलवायु जो है क्या होता है, ठंडी वहाँ पे मतलब कि मौसम पाया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके तथ्य के बारे में बात कर लिया जाए। अमृतसर जो है आपका 31 डिग्री 29 मिनट से लेकर 32 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, और शिमला जो है 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ में स्थित है। लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से लेकर 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से लेकर 600 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है, और यही कारण है कि आपका जो शिमला है वहाँ का तापमान जो है कम है, मतलब कि ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, या ये कह सकते हैं कि भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून से
क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन की भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, मतलब किससे सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा ये हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। यानी ये जो अगर भारत है तो भारत के इस क्षेत्र से, यानी दक्षिणी पश्चिम, यहाँ से जो मानसून आती है, यहाँ से जो मानसून आती है, इसी से सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। और यहीं भारत में मानसून की बात की जाए तो भारत में लगभग 1 जून के आसपास मानसून जो है भारत में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें देरी देखने को मिल सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? यानी जो दोमट मिट्टी होता है या जो लोम मिट्टी होता है उसमें मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांशु कण, उपरोक्त में से एक से अधिक। पांशु का मतलब कह सकते हैं कि जो गाद होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो दोमट मिट्टी होती है इसमें बालू का कण भी पाया जाता है लगभग 40%, चिकनी मिट्टी भी लगभग 40% मिलती है, और लगभग 20% के आसपास पांशु कण या गाद मिट्टी पाई जाती है। तो आप सबका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू पाया जाता है, 40% मृतिका यानी क्ले पाया जाता है, और 20% गाद या पांशु कण पाए जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर वहाँ पे हमने बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है या किस मिट्टी मिलता है? चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी। तो पौधे का पानी जो है सबसे अधिक ये मिलता किस में है? तो चिकनी मिट्टी में, क्योंकि चिकनी मिट्टी का विशेषता होता है कि उसके अंदर वाटर होल्ड करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। इसके तथ्य को देख लिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलता है या इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल की क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा पूछा कि निम्नलिखित नहर प्रणाली में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी। त्रिवेणी जो नहर है ये इसी से गंगा जो बिहार है इसके क्षेत्र में सिंचाई होती है। त्रिवेणी नहर जो है कह सकते हैं वाल्मीकि नगर या भैंसालोटन के जो गंडक नदी है वहाँ से ये इसको निकाला गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? यानी कौन सा एक तरीका है जहाँ से कृषि में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरकों का प्रयोग। तो देखिए अगर आपको उत्पादन बढ़ाना है कृषि का तो आपको कुशल सिंचाई करना ही पड़ेगा, गुणवत्ता युक्त बीज भी आपके पास होना चाहिए, और उर्वरक का प्रयोग भी आपको करना है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी ये तीनों काम करना पड़ेंगे तब आपकी फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, या हरित क्रांति के नाम से इसी को जाना जाता है। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हरित क्रांति का समय काल क्या रहा? तो ध्यान रखिएगा हरित क्रांति का समय काल है 1966 से लेकर 1967 माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। ऑप्शन दिया है कि हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से।
अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दिया है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध। तो इंद्रधनुष में आप सभी जानते हैं कि बहुत मतलब कि सभी रंगों का जो समूह है उसी को इंद्रधनुष कहा जाता है, यानी इसमें 7 रंग पाए जाते हैं। और आपको पता है कि जो अलग अलग रंग हैं उनके लिए अलग अलग क्रांति हुई है, मतलब कि हरित क्रांति जो फसल से संबंधित है इसको हरित क्रांति बोला गया है। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन को लेकर श्वेत क्रांति बोला जाता है। नीली क्रांति इसको जो मछली उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए नीली क्रांति चली थी। तो इस तरह से यानी सभी क्रांति को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इंद्रधनुषीय क्रांति बनती है। इसलिए इंद्रधनुषीय क्रांति में हम कह सकते हैं कि इसमें हरित क्रांति भी सम्मिलित की गई है, श्वेत क्रांति भी सम्मिलित की गई है, नीली क्रांति भी सम्मिलित की गई है, यानी सभी क्रांति को जोड़कर तब इंद्रधनुषीय क्रांति बनी है ताकि सबका क्या किया जाए, विकास किया जाए। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। यानी हरित क्रांति में श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति सभी को जोड़कर क्या हुआ, इंद्रधनुष क्रांति बनी हुई है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खदान श्रृंखला क्रांति इत्यादि। बात करते हैं आज का होमवर्क के क्वेश्चन के बारे में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन की काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और रोज़ाना प्रयास करेंगे कि आपके सभी लेक्चर का जो है वीडियो आते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो भूगोल का जो वीडियो है ये लगभग शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।